नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ स्क्रीन पर जो शख्स नजर आ रहे होंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय मैं माफी के साथ उनसे लूंगा और जरूर आपको बताऊंगा कि आईएएस अधिकारी के तौर पर कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ जुड़े रहे और बाकायदा 1982 में जो एशियाई गेम्स हुआ, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी के साथ इन्होंने उस एशियाई गेम्स को संपन्न कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद चंद्रशेखर साहब का अपना एक मिजाज था। उस समय जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे और अपने एक अलग तरह के स्वभाव के लिए जाने जाते थे। और बीजेपी लंबे समय तक मैंने कवर किया तो बहुत कम लोगों को यह पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि जब पूर्ति मामले में नाम आने के बावजूद नितिन गडकरी को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रही थी, तो यशवंत सिन्हा साहब ने नामांकन का पत्र मंगवा लिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, नामांकन भरने के लिए। तो आज यशवंत जी हमारे साथ है। यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब मंच पर जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि प्रधानमंत्री साहब, भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में देखता हूं सबसे ज्यादा बार वो अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, सबसे ज्यादा बार वो जा चुके हैं। इसके बावजूद भी आखिर कहां पेच फंस रहा है कि ऐसा समझौता उन्होंने अमेरिका के साथ कर लिया जिस समझौते पर सवाल उठ रहे हैं? क्या वजह, आपको क्या लगता है कि मोदी साहब को क्यों करना पड़ा? देखिए, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि में जाता हूं। आपको याद होगा कि गुजरात के जो दंगे हुए थे 2002 के, उसके बाद अमेरिका ने मोदी जी का वीजा कैंसिल कर दिया था। अमेरिका जाने का इनका जो वीजा था वो कैंसिल कर दिया था और इनके अमेरिका में प्रवेश के ऊपर रोक लगा दी थी। तो जब तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो अमेरिका नहीं जा पाए। चीन बहुत बार गए लेकिन अमेरिका नहीं जा पाए। और जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो जाहिर है कि वो जो वीसा रद्द हुआ था वो फिर से बहाल हो गया। और ये एक मुझे लगता है कि मनोविज्ञान की बात है कि मोदी जी को लगा कि अगर अमेरिका जिसने मेरा वीसा डिनाई कर दिया था उस अमेरिका में जाके अपने मैं धाक जमाऊं तो मुझे भी संतोष होगा और देश को तो देश में डंका बजेगा ही बजेगा। तो इसलिए इन्होंने अमेरिका की यात्रा की। आपको याद होगा कि उस यात्रा के दौरान अमेरिका में एक जगह है मेडिसन गार्डन, वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा एनआरआई का सम्मेलन किया। उसमें अमेरिकी पार्लियामेंट के भी कई सदस्य शामिल हुए और बहुत देश में उसका प्रचार हुआ कि देखो मोदी जी का कितना बड़ा स्वागत हुआ अमेरिका में और क्या किया। और तब से लेके आज तक दुनिया के किसी देश से ये उतनी मान्यता नहीं खोजते हैं जितना वो अमेरिका से खोजते हैं। अमेरिका इनको मंजूर करे, ये जो कुछ कर रहे हैं उसको अप्रूव करे तो मोदी जी को बहुत संतोष होता है। अभी हाल में क्या हुआ कि जब से ये ट्रंप वहां का राष्ट्रपति बना है तब से पता नहीं कौन सी कुंजी मोदी जी की उसके हाथ में लग गई है कि वो बराबर आक्रमणकारी दिख रहा है और मोदी जी उसके सामने झुकते नजर आ रहे हैं। एक नहीं अनेक इस प्रकार के ये आए हैं, मौके आए हैं जहां पर कि ट्रंप इनके ऊपर हावी हो गया, अब मोदी जी उसके सामने झुक गए। तो एक अजीब सी परिस्थिति अब बन गई है अमेरिका के और मोदी जी के बीच में। और जब उसके बाद से जब ये परिस्थिति बनी है पिछले 6-8 महीनों से, तब से आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका जाने की बात तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये होता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, उसमें मोदी जी नहीं जा रहे हैं। और जहां कहीं ट्रंप होता है किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में, वहां भी मोदी जी नहीं जाते हैं। तो ट्रंप से मोदी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप इनको खदेड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही स्थिति आज यशवंत
यशवंत जी आपने बात की तो उस पर थोड़ा सा जो खदेड़ता हुआ उस पर तो आगे बात करेंगे, पहले कुंजी की बात कर लेते हैं। 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने। ये बात अलग है कि जो मेहनत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने की तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 26 मई 2014 को बने प्रधानमंत्री। सुषमा स्वराज जैसी प्रखर नेता, उनकी विद्वता, उनकी क्षमता, उनकी भाषण शैली, उनके कामकाज करने के ढंग पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। वो विदेश मंत्री बनते हैं। अमेरिका में हमारा दूतावास भी होता है, एमबेसी भी होता है। लेकिन उस समय एक ऐसे अधिकारी जो सिस्टम में नहीं था, 26 मई को बनते हैं नरेंद्र मोदी साहब और उसके ठीक 9 दिन बाद 5 जून को हरदीप सिंह पुरी एस्टिन से मिलते हैं, फिर 6 जून को मिलते हैं, फिर 8 जून को मिलते हैं, फिर 9 जून को मिलते हैं। 2014 की एक लंबी लिस्ट आ गई। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो उन्होंने कहा 3-4 बार, लेकिन बाद में निकल के सामने आया कि वो तो दर्जन बार 2014 में ही मिल चुके हैं, उसके पहले और उसके बाद में मिले। पूरा का पूरा ढांचा है, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय हैं, वहां के अधिकारी होते हैं जो उनके अधिकारी तैनात किए जाते हैं, वहां पे हमारे एम्बेसडर होते हैं। इन सबके बावजूद आखिर ऐसा क्या मामला था कि मोदी साहब को हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन की जरूरत पड़ती है अमेरिका को साधने के लिए? वो कुंजी का वहीं से निकलती है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ पर होते हैं, जिस देश, इस केस में अमेरिका, वहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स हैं, न्यूयॉर्क में हैं, वॉशिंगटन में है। न्यूयॉर्क में आप जानते हैं कि हमारी बड़ी भारी एम्बेसी है जो यूनाइटेड नेशंस को देखती है। उसके अलावा वहाँ पर कॉन्सुल जनरल हैं इंडिया के, एम्बेसडर रैंक के बहुत सीनियर ऑफिसर होते हैं कॉन्सुल जनरल न्यूयॉर्क में। तो ये पूरा ढांचा है। फिर दूसरी ओर अमेरिका का दूतावास दिल्ली में है, उसका भी पूरा ढांचा है। और ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी अपरिचित थे, क्योंकि मोदी जी, आपको याद हो गया या मैं याद दिलाऊं कि जो अमेरिका की यहाँ पर एम्बेसडर थी या चार्ज अफेयर्स थी, वो गई थी अहमदाबाद में मोदी जी से मिलने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले। तो उनसे भी इनकी जान पहचान थी, कहीं ना कहीं कांटेक्ट हुआ था। लेकिन फिर भी चूंकि वो बहुत भूखे थे इस बात के लिए कि हमारा बहुत प्रचार हो और ऐसा लगे लोगों को, भारत के लोगों को, कि हमें अमेरिका को भी फतेह कर लिया, तो इसलिए वो ऐसे सोर्सेस को यूज करना चाहते थे जिनका प्रभाव सीधे व्हाइट हाउस के ऊपर होता। और उसी खोज में हमको लगता है कि ये महाशय जो उस समय डिप्लोमेटिक सर्विस से, फॉरेन सर्विस से रिटायर हो चुके थे, हरदीप सिंह जी पुरी, उनको यूज किया गया। और ये बार बार एप्स्टीन से मिल रहे थे, मुझे लगता है ये साधने के लिए कि मोदी जी जब आए तो उनका ऐसा सम्मान हो, ऐसा स्वागत हो अमेरिका में, जैसा कि किसी भारत के प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है। स्वागत और सम्मान। एक बात और बहुत कम लोगों को, दर्शकों को मालूम होगा, और भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता है यशवंत जी, वो भी कई बार कई चीजें पता है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का संविधान, खुद अपनी पार्टी का संविधान अब नेता कार्यकर्ता पढ़ना भूल चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आपने कहा कि भूख थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी उनकी कई तस्वीरें व्हाइट हाउस के बाहर हैं, जो वो झोला उठाए वो नजर आते हैं उसमें। और जब आप सरकार चला रहे थे अटल जी के साथ मिलकर, उस समय नरेंद्र मोदी पर गुजरात में एंट्री पर बीजेपी ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वहां वो अनुशासनहीनता कर रहे थे। उसके बाद वो जो विजय चौक, अब तो लुटियन दिल्ली और नई दिल्ली, पूरा संसद भवन, वो तो क्या हाल कर दिया है, वो तो सब देख ही रहे हैं। विजय चौक पे खड़े होकर मीडिया के साथ बात करना, जिस चीज पर रोक लगाई जाती थी उस पर बयानबाजी करना, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से वो अलग हो गए, विदेश चले गए, बाद में कैसे लाए गए, कैसे गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो बनाए गए, तो वो उससे पहले भी जाते थे। लेकिन ऐसी क्या सनक हो सकती है, मैं माफ कीजिएगा मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने कहा प्रचार और वो भूख थी कि अमेरिका ने रोक रखा था, ऐसी क्या सनक हो सकती है कि आप देश के हितों को गिरवी रखते रहे, और अब जो एप्स्टीन फाइल, हरदीप सिंह पुरी का नाम, जिस तरह का वो व्यक्ति है, पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं। यहां तक कि कल जो है वो राजा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कल किया गया है, लेकिन पिछले साल ब्रिटेन के राज परिवार ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था।
आप चूंकि रहे हुए भाजपा से, तो ये सवाल कई बार आता है और कई बार बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूछते हैं इस सवाल को कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, हिंदुत्व, संस्कृति की बात करने वाले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर मोदी जी को बर्दाश्त क्यों कैसे कर पा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि एप्स्टीन कितना घिनौना आदमी था और जिस तरह का समझौता हुआ वो समझौता अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं? डर। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का शासन चाहे गुजरात में रहा या 12 साल 13 साल से अब दिल्ली में है, मोदी जी के शासन करने का जो तरीका है उसमें डर का एक बहुत बड़ा अंशदान है। मोदी जी लोगों को डरा के धमका के राजपाट चलाना चाहते हैं। गुजरात में भी उन्होंने यही किया और अब दिल्ली में जब से वो आए हैं तब से उनका यही सिलसिला रहा है कि लोगों को दबा दो। और अब तो उनके पास चूंकि भारत सरकार है तो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, आप जानते हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, फला है, इनकम टैक्स है। तो मोदी जी उन सब का दुरुपयोग करके लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। और इसीलिए एक मजाक में बात कही जाती थी ना कि चुनाव कोई भी जीते सरकार बीजेपी की ही बनेगी मोदी राज में, क्योंकि एमपीज को, एमएलएस को सबको खरीद लेना, अपनी तरफ कर लेना इनके बाएं हाथ का खेल है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी अकूत संपत्ति है और उन्होंने जो मुख्यालय बनाया है वो उसका प्रमाण है कि इनके लिए किसी को भी पैसे देकर एजेंसीज का दुरुपयोग करके अपनी तरफ कर लेना बाएं हाथ का खेल हो गया है। क्यों? डर। इन्होंने डर पैदा किया और देश में बहुत कम लोग हैं जो इनके सामने खड़े होंगे, डरेंगे नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। बहुत से लोग कहते हैं भाई पतली गली पकड़ लो, काहे के लिए झगड़ा करना है। कुछ ही लोग हैं जो खड़े हैं इनके सामने और इनका मुकाबला करने को तैयार है। ये है स्थिति। लेकिन सर एक बात, आप जब वित्त और विदेश और खासतौर से वित्त मंत्रालय की जब मैं बात करूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके नीतियों की बड़ी आलोचना किया करता था। मुझे याद है हमने कई प्रोटेस्ट कवर किए, स्वदेशी जागरण मंच के कई प्रोटेस्ट होते थे जिसमें प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुतला जलाया जाता था। इस तरह के प्रोटेस्ट भी हुए। आप ये कह रहे हैं डर, तो मतलब आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत भी डर रहे हैं। आरएसएस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, वो तो ईडी सीबीआई जो है वो विरोधियों के लिए था। यहां आरएसएस और बीजेपी के नेता भी डर रहे हैं क्या ईडी और सीबीआई से? ईडी और सीबीआई के अलावा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास और मोदी जी के पास अकूत धन है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं तो वो नहीं तो कुछ और, मतलब अनेक प्रकार के हथियार हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों को साधने के लिए जिनसे उनको भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है। तो बीजेपी के नेता जो थे उनको उन्होंने पहले तो इधर उधर कर दिया, 75 का नियम लाए, उनके ऊपर लागू नहीं होता है, हम सबके ऊपर लागू हुआ। उन्होंने वो बनाया, क्या उसका नाम है, कौन मंडल, मार्गदर्शक मंडल, मार्गदर्शक, जो कि लोग मजाक में कहते हैं कि मूक दर्शक मंडल बन के वो रह गया। तो इन्होंने सब उस तरह की व्यवस्था की। क्यों आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और दूसरे लोग उस समय नहीं बोले कि भाई तुम क्यों ये कर रहे हो, और अगर कर रहे हो इस तरह का कोई मंडल बना रहे हो, कमेटी बना रहे हो, तो उसकी मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? नहीं हुई। तो कई बातें थी और बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनी, अपने बलबूते पर सरकार बनी। तो हमको लगता है कि जो सीनियर लीडर्स थे, जो जिसमें आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं, उन लोगों ने सोचा होगा कि भाई इसको डिस्टर्ब मत करो, चलने दो। अब हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको भी अफसोस हो रहा होगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को तो अफसोस हो रहा है, वो इधर उधर बातें रख रहे हैं अपनी जो क्रिटिकल हैं सरकार की नीतियों के। नहीं, आपने कहा मुरली मनोहर जोशी जी को अफसोस हो रहा है, उन्होंने 70 पेजों की एक स्लाइड रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी। और आप जो कह रहे हैं गलतियों की बात,
जहां तक मुझे डेट अगर सही से ध्यान है तो फरवरी मार्च 2002 का शायद वाकया, गुजरात में दंगों की बात। उसके बाद आप चूंकि सरकार में थे, आपको पता है चंद्रबाबू नायडू ने कहा हटाइए, रामविलास पासवान तो छोड़ के चले गए, उन्होंने भी कहा था कि हटाइए। अप्रैल में शायद गोवा की कार्यकारिणी होती है और वहां पर आडवाणी जी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र से बाला साहब ठाकरे का भी बयान आ जाता है कि नहीं, उनको हटाना चाहिए। स्थितियां तेजी से बदलती रहती है। टाइम्स मैगजीन में अटल जी के खिलाफ एक बड़ी मतलब बहुत ही घटिया टिप्पणी करते हुए एक आर्टिकल छपता है या छपवाया जाता है, पता नहीं। जून में लालकृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। 2013 की बात कर लूं, क्योंकि आपका भी, चूंकि सरकार जब बन रही थी तो आपकी भी हमने एक खबर चलाई थी कि इनकम टैक्स को लेकर आपने कुछ एक तरह से वादे किए थे, सुधारात्मक थी। अब जोशी जी सामने आ रहे हैं, आडवाणी जी की सेहत बहुत ज्यादा साथ दे नहीं रही, बाकी लोग भी कुंठा में है, राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो। एक सवाल तो देश की जनता आपसे पूछती है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता के तौर पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर, आपने भी 2013-14 में बहुत सारे वादे इस देश की जनता के साथ किए। जोशी जी को भी एहसास हो रहा है, आप भी अपनी बात रख रहे हैं। क्या बीजेपी के ऐसे नेताओं को एकजुट करने की कोई योजना है जो दुखी हैं इनकी हरकतों से, इनकी नीतियों की वजह से? देखिए, बीजेपी एक और पार्टियों से भिन्न पार्टी है और उसमें अनुशासन बहुत है। तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में, जैसे आप मेरा उदाहरण लीजिए कि 2014 से 2018 तक मैंने मोदी जी की गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखा, नीतियों को हमने समझने की कोशिश की, उनसे अगर मेरा विरोध था तो मैंने अपने विरोध को व्यक्त भी किया। और एक समय आया 2018 में ऐसा, जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है और पार्टी में रहकर कुंठा से ग्रसित होकर रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए 2018 में मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और खुलकर मोदी जी की सरकार की नीतियों का हमने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। जब मैंने पार्टी छोड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो हम अकेले थे, अपना चले गए जहां जाना था। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में, और आपने आरएसएस की बात की, सारे लोग उस स्कूल से आते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्कूल है, या विद्यार्थी परिषद से आते हैं, जिसमें अनुशासन बहुत कठोर है और ये गुत्थी बनाकर उनको पिलाई जाती है कि आपको बराबर अनुशासन में रहना है। आपने गडकरी जी की बात उठाई, गडकरी जी का मामला जब आया तो कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में उस समय बोलने को तैयार थे। मुझे लगता है कि मैं था, अरुण चौधरी थे, एक दो और लोग थे, हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रोटेस्ट नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध नहीं करता है किसी चीज का। और मैं दूसरी बात आपसे जो कहना चाहता हूं, काफी महत्वपूर्ण ये बात है कि मोदी जी ने एक काम जो किया वो ये किया कि भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक प्रजातंत्र था उसको खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की पिछली बैठक कब हुई थी, याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा था। मैंने कुछ मित्रों से पूछा, भाई कब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, तो उन्होंने कहा फरवरी 2024 में हुई थी, चुनाव के पहले। अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, सब कुछ हो गया, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं। जो बैठक मुझे याद है जब मैं बीजेपी में था तो हर 3 महीने पर वो बैठक होती थी, और चाहे हम लोग सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, ये सिलसिला बराबर चला कि 3 महीने पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। देश में प्रजातंत्र को खत्म करने के पहले मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रजातंत्र को गला घोंट के मार दिया। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और थोड़ा सा भुक्तभोगी मैं भी रहा हूं यशवंत जी, क्योंकि जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ा तो मैंने एक स्टोरी करी थी कि भाई बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी नहीं था। जनवरी 2020 में दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनवरी 2023 की उस बैठक में जून 2024 तक जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। जून 2024 के बाद कब उनका कार्यकाल बढ़ा,
किसने कार्यकाल बढ़ाया उसको लेकर कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, ना चुनाव आयोग की वेबसाइट पे खबर थी। चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अधिकतम एक बार निर्वाचित हो जाने के बाद 5 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। जनवरी 2025 में वो 5 साल की समय सीमा खत्म हो गई थी। कायदे से तो चुनाव आयोग को मान्यता नहीं, रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए था। मैंने वो स्टोरी करी, 2-3 वीडियो करे, तो मेरे वीडियो यूट्यूब से डिलीट करवा दिए गए। तो मैं भी उस चीज का तो भुक्तभोगी रहा हूं। उसके बाद कई चीजें हो गई, क्योंकि सवाल तो जायज था कि भाई चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी वो इतना ही दिखा रहा है कि जून 2024 तक, उसके बाद कौन अध्यक्ष है बीजेपी का वो पता नहीं। और उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है, हरियाणा का चुनाव होता है। आप जानते हैं कि हर जगह जो टिकट का बंटवारा होता है वो अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा जो अथोराइज पर्सन होता है उनके सिग्नेचर से वो चुनाव चिन्ह बढ़ते हैं। लेकिन सर एक सवाल, इस देश में शायद ही कोई सरकार रही होगी जिसमें मंत्रियों के इस्तीफे ना हुए होंगे, चाहे सही हुए हो, गलत हुए हो, विवाद बढ़ने पे हुए हो। यहां तो राजनाथ जी ने पहले ही कह दिया कि इस्तीफे नहीं होंगे, एनडीए की सरकार है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जिस तरह से सामने आए और खुद ही एक्सपोज हो गए, जैसे उन्होंने कहा उसके बाद वो एक्सपोज हो गए। आमतौर पर सत्ता में लंबे समय तक आप रहे हैं, जब भी इस तरह की स्थिति आती तो प्रधानमंत्री कहता है कि ठीक है मंत्री को कि आप हट जाइए क्योंकि विवाद और कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ एक मासूम सा सवाल आता है कि भैया ऐसा क्या है हरदीप सिंह पुरी के पास। अब वो सवाल नहीं पूछूंगा कि क्या था जो उनको मंत्री बना दिया गया, क्या था जो अमेरिका दौरा से वापस आके उनको पेट्रोलियम मंत्री बना दिया, क्या था कि वो भारत के पेट्रोलियम मंत्री होने के बावजूद एक्स पर पोस्ट करके कह रहे थे कि अब हम अमेरिका से खरीदेंगे। वो सवाल तो अब बेबानी हो गया है। अब तो यह है कि हरदीप सिंह पुरी को हटा क्यों नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। मोदी जी हरदीप सिंह पुरी को नहीं हटाएंगे। उनको हटाना बिल्कुल लाजमी है। आपने जैसा कहा कि इंग्लैंड में तो राजा के भाई को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक ऑफिस में मिसकॉन्डक्ट ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता है। तो खैर हरदीप सिंह पुरी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक ऑफिस मतलब मंत्री बनने के बाद उन्होंने गड़बड़ी की, लेकिन पहले उन्होंने गड़बड़ी की। और सबसे बड़ी बात जो है पब्लिक लाइफ में वो ये है कि भाई झूठ नहीं बोल सकते हो। पार्लियामेंट में तो नहीं बोल सकते हो, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोल सकते हो। और झूठ अगर तुम बोल रहे हो और तुम पकड़े जाते हो तो एक ही उसका नतीजा होगा, तुमको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं हो, पब्लिक लाइफ में जो व्यक्ति है उसको बराबर सच बोलना पड़ता है, लाजमी है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने झूठ बोला और उनकी झूठ पकड़ी गई। आपने जैसा कहा कितनी बार वो मिले एप्स्टीन से उस बात को लेकर, लेकिन उसके बाद भी हरदीप सिंह पुरी को मंत्रिपरिषद से नहीं हटाया जा रहा है और नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। और उसके पीछे उनको पहले तो ये है कि क्यों बनाया, अमृतसर में लोकसभा का चुनाव हार गए थे। मैं बराबर ये उदाहरण देता हूं कि अटल जी के दो लोग बहुत नजदीक थे, बहुत खास थे, प्रमोद महाजन और जसवंत सिंह जी। और 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये दोनों चुनाव हार गए थे, तो उनको मंत्री नहीं बनाया अटल जी ने, न प्रमोद महाजन को बनाया न जसवंत सिंह जी को बनाया। कहीं कहीं कोई जिम्मेदारी दी आउटसाइड पार्लियामेंट, लेकिन मंत्री नहीं बनाया। हरदीप पुरी अमृतसर से हार कर आते हैं, उनको तुरंत मंत्री बनाया जाता है और वो भी पेट्रोलियम जैसी महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दी जाती है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हरदीप सिंह पुरी का एक बहुत विशेष स्थान है मोदी जी के दिल में। और वो विशेष स्थान उनका क्यों है? एप्स्टीन से वो क्या मदद ले रहे थे, क्या चाह रहे थे, क्या हो? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनका खुलासा होना चाहिए। अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो अब तक एप्स्टीन की जो फाइल्स आ रही हैं उसके ऊपर जांच बैठ गई होती। कोई दूसरा मुल्क होता तो हरदीप सिंह पुरी जी के मंत्री, जैसे वो मंत्री हैं, उनका इस्तीफा हो गया होता, प्रधानमंत्री ने ले लिया होता। अगर प्रधानमंत्री जो उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं तो ये केवल ये नहीं है कि एक मंत्री का इस्तीफा होगा,
उसकी आंच आएगी पूरी सरकार के ऊपर, और पूरी सरकार जो है वो खतरे में पड़ेगी। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं। इसलिए पुरी का लेकिन वो, इस्तीफा, जी आपने कहा कि अगर इस्तीफा अगर, जी पुरी अगर चाहते हैं तो मोदी जी भी जाएंगे। मतलब पुरी अगर जाते हैं तो मोदी जी भी जाएंगे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की याद आ रही कि उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहते। तो आप क्या कह रहे हैं कि पुरी साहब भी यही मोदी जी को कह रहे हैं कि मैं गया तो सबको ले डूबूंगा और आप भी जाएंगे? पुरी कहें ना कहें, सॉरी, जी पुरी कहें ना कहें, मोदी जी इस बात को जानते हैं ना। आपके पास अगर मेरा कोई राज है तो इसको कौन जानता है? आप जानते हो, मैं जानता हूं। तो आप कहें ना कहें, मैं तो बराबर डरा रहूंगा आपसे। आप डराएं या ना डराएं, मैं डरा रहूंगा कि भाई संतोष पाठक जी के पास मेरा ऐसा राज है कि अगर वो खोल देंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और ये जो आज दुनिया का सबसे जो पावरफुल शख्स है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके पास तो दुनिया की हर खबर है ना। दुनिया की हर खबर डोनाल्ड ट्रंप के पास है। हर शासक का उसके पास कच्चा चिट्ठा है, मोदी जी का भी है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर नहीं खत्म करना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है कि मैं जब चाहूं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। और ये जो है, ये बात केवल मजाक की नहीं है। ये बात केवल ये नहीं है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। हरदीप पुरी की तो बात छोड़ ही दीजिए। प्रश्न ये है कि भारत एक देश के नाते आज कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं एक भारतीय के नाते, क्योंकि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कह दिया कि मोदी जी कंप्रोमाइज्ड है और वाकई इस देश में इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। और लड़ाई होती थी, तकरारें होती थी दोनों देशों के तौर पर। अमेरिका ने कई बार भारत पर प्रतिबंध लगाया, हमने झेला, इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी, आपकी सरकार के टाइम में भी, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े रहे। पहली बार कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री का करियर खराब कर सकता है, जिनको चुनते भारत की जनता है। चूंकि आप लंबे समय तक रहे हैं, आपने पूरी राजनीति को कवर किया है, चाहे जनता पार्टी हो, आपने राजनीति में रहे, जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी। अगर आज की तारीख में, क्योंकि अब ये मसला मोदी का नहीं है, ये मसला शायद आपका भी नहीं, यशवंत सिन्हा जी का भी नहीं है, ये मसला भारत का, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता का मसला है। क्योंकि वो लगातार कुचल रहे हैं, हमारे संसदीय परंपरा को कुचल रहे हैं। संसद चल रही होती है, घोषणा वो करते हैं, वो लगातार कुचल रहे हैं। आज की तारीख में अगर आपको अपील करना पड़े, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे नेता हैं जिनसे आप ये अपील करना चाहेंगे खुलकर, पब्लिकली, कि वो सामने आए? क्योंकि अब ये मसला पार्टी से उठकर देश के लिए हो गया है। और भागवत साहब से भी कोई अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपील करना चाहूंगा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। आडवाणी जी शायद उम्र में उनकी उम्र ऐसी हो गई है, कब उतने एक्टिव नहीं है। डॉक्टर जोशी अभी भी एक्टिव हैं, सरकार के अंग नहीं है, पूरे देश में उनकी एक इज्जत है। तो मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से अपील करना चाहूंगा कि वो सामने आए और भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी जिसको उन लोगों ने मिल के खड़ा किया, आज भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सामने आए। और भी बहुत से नेता हैं जिनको इन्होंने, मोदी जी ने ठिकाने लगा दिया। वो सब नेता आ सकते हैं, कहीं बैठे हैं, उम्र हो चुकी होगी, लेकिन ये बुजुर्गों के सामने आने का टाइम है। बुजुर्ग आएंगे सामने, नौजवानों का आह्वान करेंगे तो नौजवान भी आएंगे। और ऐसे लोग आकर अगर आह्वान करते हैं तो पार्टी में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से लोग हैं जो पार्टी को बचाने के लिए आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तमाम जानकारियों के साथ हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। थैंक यू।